सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम पूनम दलाल धैया को कंटिन्यू करते हैं और उसके फोर्थ चैप्टर को देखते हैं हम लोग। और फोर्थ चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके बाद आपकी रियल कहानी जो है किंगडम्स एम्पायर्स की, युद्ध की, रथ की, तलवारों की, आयरन एज की, ये सब कुछ शुरू होने वाली होती है। और हम लोगों ने जो स्टोरी जो कंटिन्यू करी वो करी कि पहले इंसान ने कैसे पत्थर को रगड़ कर आग बनाई, पत्थर के बड़े सारे टूल्स बनाए उसने। उसके बाद उसने एक सिविलाइजेशन का निर्माण करा। फिर जो सिविलाइजेशन का जिन लोगों ने निर्माण करा था, बाहर से कुछ आसपास के रीजन से या विद इन इंडिया ऑल्सो कुछ लोग चले आए, आर्यंस चले आए, जिन्होंने उन लोगों को मार दिया और दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने फिर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए समाज को लेकर। बेसिकली एक तरीके से अगर हम लोग बोले PSIR की भाषा में, तो पॉलिटी की स्थापना करी उन्होंने, कुछ ऐसे समाज की जहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। उन्होंने 4 किताबें लिखी जिसको आप जानते हो आसान भाषा में वेद के नाम से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। अब हम ये देखते हैं, और उसमें हमने ये भी देखा था कि अर्ली वैदिक एज में औरतों के पास लिबर्टी बहुत सारी थी, औरतों की ज़िंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन वही लेटर वैदिक एज तक आते आते औरतों की ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, उनकी लिबर्टी, उनका फ्रीडम हैम्पर होता है। और अब हम जानते हैं जनपद और महाजनपद के बारे में। ठीक है, द महाजनपदास ऑफ द इंडो गैंजेटिक प्लेन। आप लोगों को एक चीज़ याद होगी, इंसान जो हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद ही ईस्टवर्ड मूव करते जा रहे थे, है ना? ईस्टवर्ड मूव कर रहे थे टुवर्ड्स यूपी एंड बिहार रीजन। लैंड पैच को क्लियर करने के लिए, है ना, और नई नई सेटलमेंट बनाने के लिए, राइट? अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर तक क्या सीखा, ज़रा मुझे बताओ, समझाओ कि हिंदुस्तान में अब जो ये एरा को आगे कंटिन्यू करा हड़प्पा के बाद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, ये लोग कौन है? अर्ली वैदिक एज के लोग, ऋग्वेदिक एज के लोग या लेटर वैदिक एज के लोग, ये लोग कौन है? और ये महाजनपदास में आगे किसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है? ये हड़प्पन से या आर्यंस है? आर्यंस है, इसमें तो कोई डाउट नहीं आप लोगों को। आर्यंस हैं सारे के सारे, बिल्कुल। अब ये टाइम पीरियड देखो, 600 से लेकर 300 BC तक। तो 6th सेंचुरी BC जो है, इट इज नोन एज एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। फर्स्ट अर्बनाइजेशन का एरा कौन सा था? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब यहां पर एक प्रोमिनेंट चीज क्या होगी, क्या मिल जाएगा? आयरन। इसी के साथ हमारे देश में एक स्पिरिचुअलिज्म की लहर भी दौड़ेगी, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन दो महादिग्गज हमारे देश में, हमारी भूमि पर, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, हमारे प्रॉपर इंडिया तो नहीं, लेकिन कौन दो वो थे महान आत्मा, महान दिग्गज जो पैदा हुए थे? ओरिजिनल नाम बोलो। वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध, ओरिजिनली नोन एज सिद्धार्थ। बेटे का नाम राहुल है ना, नाम तो सुना ही होगा। तो 6th सेंचुरी BC इज नोन एज एरा ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। हड़प्पन टाउन्स जो डिक्लाइन होना शुरू हुए, और उसके बाद 1000 साल का जो गैप आता है, इसके बाद अर्बन सेंटर्स दोबारा इमर्ज होते हैं। लेकिन इस बार इंडस प्लेन में नहीं, इस बार आप क्या कहोगे, इंडस प्लेन से वेस्टवर्ड की ईस्टवर्ड? ईस्टवर्ड। तो द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये इधर तक चलती थी अभी तक एक्टिविटी। अब कहां पर शिफ्ट हो गई? ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, यानी कि इंडो गैंजेटिक प्लेन या गंगा बेसिन, राइट? तो दिस रीजन वॉज नॉट ओनली फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत अच्छी होती थी, लेकिन रिवर सिस्टम भी काफ़ी अच्छा था। और कौन सा रिवर सिस्टम?
गेंजेटिक रिवर सिस्टम। इसके अलावा यहाँ पर आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिले। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ ऐसी माइंस की यहाँ पर खोज हो गई थी इस ज़माने तक आते आते, 6th सेंचुरी BC तक आते आते, कि जहाँ पर आयरन ओर मिल सकें, और इंसानों ने उसकी प्रोसेसिंग कर कर आयरन को बनाना भी सीख लिया था। हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि आर्यंस अगर बाहर से आए थे तो वो आयरन के बारे में जानते ही नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि खुद के आयरन टूल्स प्रोड्यूस करने से रिलेटेड, राइट। तो आयरन कैसे मदद करेगा? जैसे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पर लोगों ने एग्रीकल्चर स्टार्ट करा। एग्रीकल्चर आपको पता है हमेशा एक आपको सेटलमेंट देता है ना। आप एक जगह पर टिक जाते हो, रुक जाते हो, आप क्योंकि अपना फूड प्रोड्यूस कर पाते हो, और आप घुमंतु नहीं होते हो, आप नोमैटिक या सेमी नोमैटिक लाइफ नहीं बिता रहे होते हो, है ना। पेस्टोरलिज्म वाली लाइफ नहीं बिता रहे होते, नोमैटिक पेस्टोरलिज्म वाली। अब नए नए जो एग्रीकल्चर टूल्स और इंप्लीमेंट्स बनेंगे वो किससे बनेंगे? आयरन से। हड़प्पा में हमें कोई भी जो एविडेंस है टूल्स का वो आयरन का क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन कुदरती रूप से था या भगवान ने बाद में फेंका आयरन? था। अर्ली वैदिक एज में आयरन था, आयरन था, अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। लेटर वैदिक एज में वो लोग जान गए थे। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करो, वैदिक एज का मतलब ही यही होता है ना कि ये लोग ईस्टर्न साइड शिफ्ट हो रहे थे, राइट। और लेटर वैदिक एज के लोगों ने आयरन के बारे में जान भी लिया। मैं अगेन आपको क्या बोल रहा हूं कि सवाल यहां पर अब किस चीज का है कि जो आयरन टूल्स हैं, मतलब आयरन टूल्स नहीं, जो आयरन है उसको हम लोग कंसिस्टेंटली कैसे निकाल सके अपने टूल्स और औजार बनाने के लिए, एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बनाने के लिए। यहां पर शुरू में आयरन से टूल्स बनाने का लोगों का मकसद क्या है? लड़ाई करना या खेतीबाड़ी को एक्सपेंड करना? क्यों? क्या बढ़ रहा था? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी। तो इतनी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए अनाज चाहिए कि नहीं चाहिए? तो गोल्ड सिल्वर के टूल से क्यों नहीं कर लेते हैं जंगलों को क्लियर पहले के जमाने में, 6th सेंचुरी BC से पहले? नहीं कट सकते उससे, है ना। गोल्ड बर्बाद हो गया पता चला। कॉपर से कर सकते हैं, टिन से, लेड से? नहीं। आयरन काफी ज्यादा ठोस होता है, राइट। अब यहां पर जो प्लोशियर मिला, खेत को जोतने के लिए जो इंप्लीमेंट्स मिले, अब वो आयरन के मिलना शुरू हो गए। इससे पहले अभी तक जो जो यूज होता था वो किसका यूज होता था हड़प्पा वगैरह में? वुड का। तो क्या उसके ट्रेस मिले? नहीं मिला, मतलब वुड नहीं मिला, टॉय फिगर मिला। और टॉय फिगर किस चीज का था? टेराकोटा, राइट। कहानी सारी कनेक्ट हो पा रही है ना, यानी कि पूरी एंशिएंट हिस्ट्री अब दिमाग में सही बैठ रही है अच्छी तरीके से। इसकी वजह से क्या हुआ, जो घने घने जंगल थे लोग इसको काट पाए, एंड दे कल्टिवेटेड द हार्ड सॉइल ऑफ दिस एरिया। खेत जैसे कि मैंने आपको बोला प्लोशियर वगैरह आयरन के हो गए, तो अच्छे से सॉइल को अपटर्न करा जा सका। खेत को जोतने में काफी ज्यादा मदद मिली जब से लोहा इन्वेंट हुआ। अब धीरे धीरे चलते चलते क्या होगा, एग्रीकल्चर फील्ड्स जो एक्सपेंड हो रही है, तो बगल वाले लोगों की निगाह या गलत नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी आपकी प्रोडक्शन पर, आपके एग्रीकल्चर फील्ड्स पर। वो भी सोचेंगे कि आपके लैंड के ऊपर कब्जा कर लो। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो शुरू में तो आयरन जो डेवलप हुआ, जो इन्वेंट नहीं, मतलब लोगों ने जो सर्च करा इसको, जो पता लग गया इसके बारे में, तो वो किस चीज के लिए यूज होता था? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए, राइट। अब वो किस चीज के लिए यूज होना शुरू होगा? लड़ने के लिए, कब्जा करने के लिए। इंसान ने धीरे धीरे करके आयरन के वेपन्स बनाना शुरू करे, विच मेड द वॉरियर क्लास मोर इंपॉर्टेंट, एंड स्लोली पीपल गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग एलिजेंस टू द टेरिटरी दे बिलोंग। लोगों को अब यहां पर प्यार होने लगा अपनी जमीन से। ऐसा कहा जाता है, एक कहावत है
कि इंसान मर सकता है और मार सकता है अपने जीवन में, अगर अपने जीवन में किसी को भी अगर 3 चीजें उससे छूट रही हो, स्पेशली मर्द से। एक मर्द कभी भी अपनी 3 चीजें शेयर करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर पाता किसी को भी, जर, जमीन और जोरू। ये एक बहुत पुरानी कहावत है। जर गाय भैंस भेड़ बकरी, जमीन लैंड, जोरू बीवी। मर्द का सबसे ज्यादा ईगो हर्ट होता है अगर किसी की भी निगाह इन तीनों के ऊपर आ जाए, जिसको वो अपना मान के चल रहा हो, अपनी जर को, अपनी जमीन को और अपनी जोरू को। ये जो टेंडेंसी है ना जर, जमीन और जोरू वाली, ये यहां डेवलप हो गई। क्यों? लोग ना अब जिस एरिया में रहते थे उन्होंने अब जिम्मेदारी उठाई, यही आज से अब हमारी मातृभूमि है, अब हमें आगे पीछे ईस्टवर्ड, वेस्टवर्ड, नॉर्थवर्ड, साउथवर्ड अब ट्रेवल नहीं करना है। अब हम सेटल होंगे, और सेटल इस प्रकार से होंगे कि खेती बाड़ी करना तो सीख गए हैं बहुत टाइम से, अब यही हमारा लैंड है। और अगर किसी ने इस लैंड की तरफ निगाह उठाकर देखा, हमारी कैटल की तरफ अगर उसने निगाह उठाई, तो उन्हें हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। अब ऐसा भी नहीं था कि कोई एक दूसरे के ऊपर निगाह नहीं उठाता था। ईगो क्लैश इस बात के ऊपर भी होता था कि उसकी जमीन ज्यादा कैसे है, वो कैसे ज्यादा अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। इससे पहले वाला जो जमाना था, वैदिक एज वाला जो जमाना था, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, वहां पर इंसान अपने जन और ट्राइब के साथ ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड फील करता था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको ये 3 टर्म्स दी, जर, जमीन और जोरू, इसमें कहीं घर परिवार का तो जिक्र हुआ नहीं। ये जो पारिवारिक जीवन और आपसी तालमेल, किंगशिप, ब्लड रिलेशंस, ये इंसान इससे पहले फॉलो करता था, इसकी इज्जत पहले करता था। अब इंसान इस जमाने के अंदर 6th सेंचुरी बीसी के अंदर थोड़ा लालची हो चला है। जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी अपने आप को एक्सपेंड करने की, तो आप कुछ भी अपनाते हो, साम दाम दंड भेद करके, आप दूसरों की कुर्बानी देकर, आप उनकी लाश के ऊपर से आगे निकलकर अपनी सक्सेस और अपने फायदे के बारे में, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचते हो। इंसान इस टाइम पर यही कर रहा है। और ये इंसान की मानसिकता जो इस तरीके से हथियाने की, हड़पने की, एक्सपेंड करने की जो डेवलप हुई, वो होती है किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ आयरन। अब इंसान ने क्या सोच लिया कि अब यही हमारी टेरिटरी है, हम इसी को प्रोटेक्ट करेंगे, और कोई निगाह उठाकर दिखाए तो फिर उसको हमसे युद्ध लड़ना पड़ेगा। क्या यहां पर भी अभी तक जब कोई जमीन के ऊपर किसी जमीन के ऊपर कब्जाने की कोशिश करता था, कब्जा करने की कोशिश करता था, क्या आप मानते हो कि यहां पर वो जो रिचुअल प्रैक्टिसेस जो फॉलो होती थी वैदिक एज में, वो यहाँ कंटिन्यू होती होंगी? राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वो सारे के सारे। बिल्कुल। ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी, इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द जनपद और टेरिटोरियल स्टेट्स। टेरिटोरियल स्टेट्स कैसे? ये अब हमारा इलाका है। ऐसा नहीं है इंसान ने अपने जन और ट्राइब को छोड़ दिया था। अकेला कैसे रहेगा भाई? जर, जमीन, जोरू के साथ अकेला कैसे रहेगा? कैसे प्रोटेक्ट करेगा अपने एम्पायर को? एक आर्मी, अच्छा सा किनशिप, अपने लोग, अपने जान पहचान वाले लोग, अपनी बिरादरी के लोग, ये तो चाहिए ही है ना। इंसान इनको तो साथ लेकर चल ही रहा था, लेकिन ज्यादा फोकस अब इंसान का हो गया टेरिटरी को लेकर, कि हमें एक तो जो टेरिटरी है जिसपे इसको तो प्रोटेक्ट करना ही है, प्लस एक्सपेंड करना है टेरिटरी को। तो यहां पर अब ना एक पहले तो कोल्ड वॉर टसल चलेगी कि कौन ज्यादा पावरफुल, फिर जब युद्ध सच में हो जाते थे तब ये पता लग जाता था कि कौन ज्यादा पावरफुल। तो ना चाहते हुए भी अभी तक जो 2 राजा थे जो अगल बगल की टेरिटरी शेयर कर रहे थे, वो एक दूसरे की औकात में बराबर थे। लेकिन अब अगर युद्ध हो गया, मान लो बड़े दिन से ईगो क्लैश चल रहे हैं दोनों के बीच में, कि वो उसकी टेरिटरी को हड़पना चाह रहे हैं, वो उसकी टेरिटरी को हड़पना चाह रहे हैं, 1 on 1 अगर हो गया युद्ध, आमने सामने अगर रणभूमि के अंदर खड़े हो ही गए, और कोई तो एक हारेगा ही हारेगा, तो अब वो दूसरा वाला राजा इससे दबकर रहेगा हमेशा। और ये राजा उस वाले राजा को मारेगा नहीं, ये कहकर कि देखो हम तुम्हें रहने की जमीन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट किंगडम वगैरह बनाने की सारी सहूलियत दे रहे हैं। अभी किंगडम नहीं स्टार्ट होंगे, लेकिन आप समझ जाओ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिस टेरिटोरियल स्टेटमेंट तुम रह रहे हो सब कुछ वो करना, लेकिन तुम्हें अब हमारी छत्र छाया के अंदर रहना पड़ेगा। कल को अगर कोई युद्ध हो गया, कुछ भी भिड़प हो गई, तो यू विल गिव अस एडिशनल सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस।
और अगर नहीं है मंजूर तो हम तुम्हारी गर्दन काट देते हैं। बताओ, आपको पता है ना, अकबर यही वाली पॉलिसी अपनाता था मेडिवल इंडिया के अंदर, जिसमें वो अपने शत्रु को कभी भी मारता नहीं था, एक मौका देता था कि आप हमारी छत्रछाया के अंदर अगर एग्री करके रहने के लिए तैयार हो तो कोई बात नहीं, आप और हम रिश्ते बहुत अच्छे लेकर चलते हैं। यही चीज राजपूतों के दिल में जगह बना लेती है मुगल लोगों के लिए। आज तक मुगलों का नाम बहुत खराब था, राइट? अकबर वो जगह बनाता है राजपूतों के दिल में, तभी तो एक तरीके से अपने एम्पायर, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए जोधा का बाप शादी करवा देता अपनी बेटी की। और फिर अकबर ऐसा भी नहीं कि घमंड दिखाए, अकड़ दिखाए या इस चीज के ऊपर बहुत प्राउड फील करे। वो जानता था कि पूरे हिंदुस्तान की भूमि में अगर रणभूमि में टिकने की किसी के अंदर क्षमता है मुगलों के अलावा तो वो राजपूतानी खून में है। तो क्या नवरत्नों में उसने बहुत सारे राजपूतों को नहीं बनाया? बताओ, मोर देन 50% तो राजपूत ही थे। टोडरमल, मान सिंह, बीरबल, ये कौन थे? सारे के सारे राजपूत ही तो थे। प्लस ओनली राजा जिसने अपनी बीवी को अलाउ करा पॉलिटिकल अफेयर्स में बोलने के लिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया था, जनान खाने में कभी जाता नहीं था, हरम में, है ना? खैर वो वाली बातें हम बाद में करेंगे, पहले यहां पर देखते हैं इसको। ये जो परमानेंट सेटलमेंट्स हैं, इट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ जनपद एंड टेरिटोरियल स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द किंग। आयरन टूल्स और जो वेपन्स जो यूज होना स्टार्ट हुए, दे एनेबल्ड सम टेरिटोरियल स्टेट्स कि वो बहुत बड़े साइज के बन सकें आगे चलकर। अब बड़े साइज के कैसे बन सकें? शुरू में जब ये आयरन टूल्स की मदद से, आयरन वेपन्स की मदद से एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करते करते किसी का एरिया छोटा था। अब यहाँ पर जो राजा ए था उसने राजा बी को भी ध्वस्त कर दिया, सी को भी ध्वस्त कर दिया। अल्टीमेटली अब जो उसकी टेरिटरी थी इस पे कब्जा करके अब वो इन तीनों को मिलाकर इतनी बड़ी हो गई जो कि सिर्फ राजा ए की है। तो अगर ये जनपद है, ये जनपद है, ये जनपद है, तो अब ए क्या है? महाजनपद। सिंपल, कोई दिक्कत? यानी कि सिर्फ आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन करते जाओ, आपका एरिया साइज जो है वो बड़ा होता चलेगा, आप ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। आसपास के राजाओं को आपने हराया है तो वो आप नॉर्मल टेरिटोरियल स्टेट्स ही हैं, लेकिन यू आर लार्जर एंड ग्रेटर एंड पावरफुल देन देम। है कि नहीं आशिम ऐसा इसमें? The use of better iron tools and weapons, they enabled some territorial states to become very large and they came to be known as महाजनपद, large territorial states, नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब ऐसी लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स, सिटीज, ये दक्षिण भारत में कुछ सेंचुरीज के बाद आना स्टार्ट होंगी। लेकिन सबसे पहले जनपद महाजनपद का कंसेप्ट कोई आपसे पूछे कहां पर आया? वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया? बड़े सारे जो महाजनपद थे ये विंध्यास के नॉर्दर्न साइड में लोकेटेड थे, बिटवीन बिहार इन द ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। नॉर्थ वेस्ट कौन सा इलाका होता है? ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, कह रहा है यहां से लेकर यहां से देखो, बिहार इन द ईस्ट, इस वाले इलाके तक। तो ये जनपद महाजनपद आपको ज्यादातर कह रहा है कि इस इलाके में देखने को मिलेंगे और मिल भी रहे हैं। दिख रहा है ना डायग्राम के सामने? ठीक है। सिक्स सेंचुरी बीसी का आरंभ होते ही जो भारत की राजनीतिक जो इतिहास था भारत का, अब वो यहां से एक नया इतिहास के पन्ने बनना शुरू होंगे, जो कि अब ये इतिहास सिर्फ और सिर्फ अलग अलग टेरिटरीज जो ये बनाएंगी या जो ये अपनी छाप छोड़ेंगे राजा महाराजा,
वो सिर्फ इसी बात को लेकर छोड़ेंगे कि कौन किससे ज़्यादा सुप्रीम है इन टर्म्स ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जैसे कि आप वैदिक एज में भी देख रहे थे, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज में भी युद्ध जो होते थे वो कैटल को रिलेटेड होते थे ना, कैटल को लेकर। लेकिन लेटर वैदिक एज तक आते आते थोड़ा थोड़ा टेरिटरी को लेकर भी युद्ध शुरू हो गए थे। यहाँ पर प्योरली युद्ध कैसे है, इनको कैटल चाहिए, सामने वाले की बीवी चाहिए, या फिर लैंड चाहिए, बताओ। लैंड चाहिए, और जब लैंड मिल जाएगा तो उसके साथ बाकी सब कुछ मिल गया। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट, अंगुत्तरा निकाय, हमने इसका जिक्र करा था क्लास 12 की हिस्ट्री में, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 बुद्धिज्म जैनिज्म के चैप्टर में। पूनम दलाल दहिया के अगले चैप्टर में भी आएगा, डोंट वरी। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक है। ये बुक है, कंपाइलेशन है, इसलिए इसको टेक्स्ट लिखा गया, टेक्स्ट लिखा गया, ठीक है, प्लूरल, अंगुत्तरा निकाय। ये बताता है, ये बुक बताती है कि हिमालयस और नर्मदा के बीच में, हिमालयस ऊपर, नीचे नर्मदा, यहाँ पर कौन कौन से लैंड जो थे उनका जिक्र करती है वाली किताब। और ये बुक हमें बताती है कि इट वॉज डिवाइडेड इनटू 16 इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और ये थे महाजनपद। ये महाजनपद बनने से पहले क्या रहे होंगे, जनपद। और जब ये महाजनपद बने होंगे तो क्या और भी कुछ लेस पावरफुल जनपद होंगे यहाँ पर कि नहीं होंगे सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन ये 16 का नाम क्यों हुआ, क्योंकि ये अपने अपने इलाकों में दूसरों को हरा पाए, ज्यादा टेरिटरी के ऊपर कब्जा कर पाए, और इन्होंने एक वेल इस्टेब्लिश सेटल्ड जो है अपना टेरिटोरियल एम्पायर नहीं कहना चाहिए, एम्पायर एक अलग टर्म होती है, सॉरी, टेरिटोरियल स्टेट बना लिया अपना, काफी बड़े साइज का, एज कंपेयर टू अदर स्मॉल टेरिटरीज, राइट। हाँ कि ना। ये महाजनपद, कंबोज, गांधार, कुरु, पांचाल, शुरासेन, मत्स्य, अवंती, क्षेतिया, वत्स, कोसाल, मल्ला, वृज्जी, काशी, मगध, अंग, असाक। हो गए 16। पूनम दलाल दहिया की अच्छी बात यह है, जो इन्फॉर्मेशन अब आपने ये 16 के नाम तो आपने देखो मेरे साथ तमिलनाडु में भी सुने थे, एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ सुने थे। एनसीईआरटी में पूरा नहीं दे रखा था, तमिलनाडु में लेकिन आपको पूरा मिल गया था 6 क्लास तक आते आते, उसके पार्ट 2 या पार्ट 3 में था, आपको सारा मिल गया था वो सारे 16 के 16 नाम। अब पूनम दलाल दहिया इज़ द ओनली बुक इन योर यूपीएससी के पूरे सारे सोर्सेज के अंदर जिसमें आपको ये एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक है कि 16 महाजनपद के बारे में आपको पूरा सारी चीज़ें ये बताएगी, एक एक महाजनपद का जिक्र होगा, और उससे रिलेटेड जो भी यूपीएससी पूछ सकता है वो आपका यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा इन 16 महाजनपद को पढ़ते हुए, अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। इस डिस्कशन को हम देखेंगे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम 16 महाजनपद के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।